हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में अपन ने बायोलॉजी का छठा चैप्टर जैव प्रक्रम वाला स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने पाचन तंत्र के बारे में, पोषण के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे अपन श्वसन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। हाँ तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वह है श्वसन या रेस्पिरेशन। क्या होता है श्वसन? हम यही जानते हैं अब तक कि सांस लेना और सांस छोड़ना, और उसके बाद में हमने ये जाना था कि ऑक्सीजन को अपन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती जाती है, अपनी जो जितनी भी बायोलॉजिकल वर्ड होते हैं उनकी परिभाषाएं भी बदलती जाती है। तो ऑक्सीजन अंदर लेना या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ना ही श्वसन नहीं है, ये केवल एक श्वसन का पार्ट होता है। ठीक है, तो श्वसन होता क्या है एक्चुअल में? इससे पिछले जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा था पोषण वाला, उसमें हमने देखा था कि भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है। ठीक है, तो भोजन को अपन ने अंदर ले लिया। अब क्या होता है कि उस भोजन से एनर्जी हमें प्राप्त करनी होती है या ऊर्जा का निर्माण करना होता है। तो वो ऊर्जा का निर्माण अब इस श्वसन प्रक्रम के माध्यम से होगा। तो अगर अपन श्वसन की परिभाषा देखें कि क्या होता है श्वसन, तो एक इसकी जो शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा निकल के आती है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, कैसे अपन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कैसे उससे भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अगर अपन इसके डिटेल से अगर बात करें कि ये श्वसन किस प्रकार होता है, तो अपन कुछ एक इसके बारे में लिख सकते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ आपको सबको ही पता है कि अपन सांस लेते हैं अंदर, और कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या होता है? जैसे ही अपन ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस हमारे श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़ों के अंदर जाती है, और फेफड़ों से खूब सारी रुधिर नलिकाएं होती है, वो जुड़ी हुई होती है, और उससे वो ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक जाती है, प्रत्येक कोशिका तक जाती है, और वो कोशिकाएं उस ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कर लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है। तो श्वसन के प्रोसेस में सबसे पहला चरण अपना यही होता है कि कोशिकाओं के द्वारा उस ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले लेती है, तो उससे फिर जो भी भोजन अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज के रूप में, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है, और उसी से फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अपन लिखेंगे तो दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि जैसे ही कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है या ग्रहण कर लेती है, उस ऑक्सीजन को वहाँ पर वो भोजन से जोड़ देती है। तो भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब यही होता है, ऑक्सीकरण का मतलब यही होता है किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जब जुड़ाव होता है या ऑक्सीजन जब जुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। तो यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी भोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, और इसी से क्या बन रही है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा बन रही है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं में कुछ एक अपशिष्ट पदार्थ निर्मित हो जाते हैं, और उनको फिर शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो अपन जो भी गैस बाहर छोड़ते हैं वो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और वो वही कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? एक अपशिष्ट पदार्थ होती है। तो अब अपन अगले स्टेप में क्या लिखेंगे
अंतिम स्टेप रहेगा कि इन अभिक्रियाओं से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं, यहाँ पर CO2 या कुछ मात्रा में जल है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं और उनको फिर निकाल दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं श्वसन प्रक्रिया के। और अगर अपन इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखें तो क्या कैसे लिखेंगे कि जो भी भोजन अपन ने पोषण प्रक्रम में लिया था उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वातावरण से। हम इस ऑक्सीजन को श्वसन मार्ग से होते हुए अंदर लेते हैं और जैसे ही इसका ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं CO2 और H2O के रूप में। तो ये अपनी अगर श्वसन की एक सामान्य अभिक्रिया होती है अपनी, जिसमें भोजन और ऑक्सीजन जुड़ती है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही अपनी ये परिभाषा इसकी कहती है कि भोजन का ऑक्सीकरण होकर या भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो था श्वसन के बारे में। अब अपन आगे इसके श्वसन के 2 प्रकार उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो श्वसन जरूरी नहीं है कि सभी जीव है वो ऑक्सीजन के रूप में ही श्वसन प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। कुछ एक जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया करते हैं। तो अगर उनको देखा जाए तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं अपने यहाँ पे देख लेते हैं। श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है जब श्वसन वायवीय हो या ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। वायवीय का मतलब ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और एक दूसरा होता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, उसको बोला जाता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब इसमें फर्क क्या होता है, पहला फर्क होता है, इससे नाम से स्पष्ट है, वायवीय या वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ये जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये किस कंडीशन में होता है, ये तब होता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है। दूसरा इसमें ये खास बात होती है कि जो ग्लूकोज स्टोर होता है हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से, ठीक है, उसका पूर्णतः विखंडन हो जाता है। ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन हो जाता है और उससे जो ऊर्जा होती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अब इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि ऊर्जा भी है वो भी कम मात्रा में प्राप्त होती है। तीसरा, हालांकि देखिए अपने श्वसन प्रक्रम में जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो हमें ATP के रूप में प्राप्त होती है। एक टर्म्स होता है यहाँ पे ATP, इसको बोला जाता है
एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ये एटीपी होती क्या है कि जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है तो उसका कुछ भाग तो उसी वक्त काम में ले लिया जाता है, ठीक है, और बाकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होती है, और वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, ठीक है, ताकि अपन दिन भर जो भी काम करते हैं तो उस हिसाब से अपन एनर्जी वो खर्च करते रहते हैं। तो जो एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी, वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की मुद्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो कि स्टोर रहते हैं, ताकि जो भी अपन काम करते हैं उसमें आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। तो इससे रिलेटेड अपन यहाँ पे एक और अंतर बना सकते हैं कि ग्लूकोज के पूर्णतः विखंडन से जो ऊर्जा होती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो कितनी प्राप्त हो सकती है इस वायवीय श्वसन में, तो बात कर सकते हैं कि जो एक ग्लूकोज का अणु होता है उससे लगभग 38 एटीपी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, और इस कंडीशन में एक ग्लूकोज अणु से मात्र 2 एटीपी, लगभग 2 एटीपी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वायवीय श्वसन में जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो अवायवीय श्वसन की तुलना में कितनी अधिक होती है। अब ये तो था कुछ अंतर, और अपन थोड़ा सा और देखेंगे कि ये किन में पाया जाता है और ये किस में पाया जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर केवल 2 एटीपी ही ऊर्जा बनती है। तो इसका मतलब इसमें ऐसे जीव आते हैं या ऐसे जीव अवायवीय श्वसन करते हैं जिनको ऊर्जा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या जो अविकसित जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें या फिर कुछ एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है, तो उनको ऑक्सीजन जो भी ऊर्जा होती है वो भी उसकी आवश्यकता भी कम होती है। तो उन जीवों में ये पाया जा सकता है। और बाकी ये जो वायवीय श्वसन होता है तो ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, या फिर अपन अगर मनुष्य, गाय, जितने भी या कुत्ता है या जितने भी विकसित जंतु होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है। तो ये वायवीय श्वसन बहुकोशिकीय जीवों में या यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। एक इसमें अपन इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली वो है कि एक बहुकोशिकीय जीव होता है एस्केरिस नामक एक कृमि होता है, उसमें ये अवायवीय श्वसन पाया जाता है। ये कृमि होता है, कीड़ा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में अगर कीड़ा पड़ जाता है तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, फिर भी वो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अवायवीय श्वसन करता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक जीव है या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें पाया जाता है, जैसे मनुष्य है, ठीक है। ये एस्केरिस कृमि के अलावा एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह, उनमें ये अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो ये था श्वसन के बारे में, इसकी परिभाषा क्या होता है श्वसन, और कितने स्टेप होते हैं, कैसे ये श्वसन की किस प्रकार से श्वसन का ये प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार अपन ने पढ़ा, तो ये आप उतार सकते हो। आगे अपन श्वसन जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो किन किन तरीकों से होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपन नया टॉपिक ले रहे हैं, विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। अभी तक हमने जाना है कि पोषण प्रक्रिया के माध्यम से सभी जीव खाद्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उससे फिर उस खाद्य पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण करते हैं और वो कोशिकाएं अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उसका उपयोग करती है।
अब हम देखते हैं कि जितने भी जीव होते हैं या अलग अलग जो जीव होते हैं वो इस प्रोसेस को अलग अलग तरीके से करते हैं, और जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन किस प्रकार से होता है, कितने तरीके से होता है। तो अपन बात करेंगे पहले ग्लूकोज की। तो ये हम सब जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो अंततः ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज आपको पता ही है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अब इसमें कार्बन है वो कितने हैं, 6 है। तो ये क्या है, एक 6 कार्बन का अणु होता है, ठीक है। और ये कहाँ स्टोर होता है हमें पता है, कोशिका का जो एक अंग होता है कोशिका द्रव्य, ये उसमें स्टोर रहता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले विखंडन होगा, और पाचन हमें पता है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। तो सबसे पहले ये जो ग्लूकोज होता है ये हमें पता है कि इसमें 6 कार्बन अणु होते हैं। तो पहले ये टूटेगा और ये टूट के एक 3 कार्बन वाला अणु बनाता है, और जिसका नाम क्या होता है, पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन अणु, 3 कार्बन का एक अणु होता है जिसका नाम है पायरुवेट। तो 6 कार्बन से 3 कार्बन में तो ये टूटता है, और ये सभी जीवों में यहाँ तक की प्रोसेस होती है वो समान होती है। अब देखते हैं अपन अलग अलग प्रकार, इसके अलग अलग पथ देखते हैं अपन। तो अपनी बुक में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पथ दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना श्वसन करते हैं उनमें कैसे होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो हमें पता है कौन सा श्वसन कहलाता है, अवायवीय श्वसन। एक एग्जाम्पल दे रखा है इस बुक में, वो दे रखा है यीस्ट नामक एक सूक्ष्म जीव है, उसके अंदर ये अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो उसमें किस प्रकार होता है कि यीस्ट जो सूक्ष्म जीव होता है वो हमें पता है कि इसका उपयोग जो एल्कोहल होता है उसके निर्माण में किया जाता है। तो यीस्ट के अंदर ये अवायवीय श्वसन होता है, और उसमें फिर पायरुवेट से क्या बनता है, तो यीस्ट के अंदर ये अवायवीय श्वसन पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट जो होता है वो इथेनॉल में बदल जाता है, और साथ में ही कुछ ऊर्जा बन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मित होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, एक एल्कोहल होता है। तो ये जो शराब फैक्ट्रियाँ होती है तो उसमें क्या किया जाता है, इसी खूब सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं यीस्ट नामक, उनको एक विलियन के अंदर छोड़ दिया जाता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और उसको पैक कर दिया जाता है, यानी वहाँ से उसको एयर टाइट कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए। और ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो यीस्ट होते हैं वो उसको फिर एल्कोहल में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि एल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, यीस्ट के द्वारा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन क्रिया।
ये तो था एक तरीका। अब दो तरीके अपन और पढ़ेंगे, या दो प्रकार के जो पथ होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो दूसरा अपन पढ़ेंगे कि जब ऑक्सीजन ये अपन बाद में देखेंगे, पहले इससे अगले वाला देख लेते हैं। जो वायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, या इसको अपन कह सकते हैं वायवीय श्वसन। जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं या यूकेरियोटिक जीव होते हैं, या अपन मनुष्य की बात करें तो उसमें वायवीय श्वसन ही पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये अपन ने पिछले सेशन में देखा था कि जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो CO2 के रूप में होता है, और कुछ मात्रा में जल बनता है, और साथ में ही क्या बनती है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा भी अधिक मात्रा में बनती है। मैंने बताया था आपको लगभग 38 ATP प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब एक और पथ होता है जिसमें क्या होता है कि अब इसको अपन ये भी नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ये तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये जो अपन ने पढ़ा वायवीय श्वसन, ये इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है कि ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमें पता है कि हमारा जो कोशिका का ऊर्जाघर होता है वो क्या, कौन सा अंग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये ऊर्जा वहीं जनरेट होती है। अब बात करेंगे अपन ऑक्सीजन का अभाव, यानी एक ऐसा भी पथ होता है जिसमें ऑक्सीजन की ना तो कमी होती है ना अधिकता होती है। तो ये हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कई बार अधिक मेहनत कर लेते हैं या कुछ ज़्यादा भारी काम कर लेते हैं या तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है, तेज़ भागते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, और फिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर एक पदार्थ का निर्माण होता है और उसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल बनाता है और साथ में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, हमारी मसल्स होती है, उनमें कई बार अगर अपन कुछ भारी काम कर लेते हैं या फिर तेज़ दौड़ते हैं तो कई बार हमें उसमें ऐंठन होने लगती है या क्रैम्प होने लगता है। तो वो जो क्रैम्प होता है या वो ऐंठन होती है, या फिर अपनी जो मारवाड़ी भाषा में उसको बैंटा बोलते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी पूछा भी जाता है कि ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन होता है, वो किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। या फिर हमारी पेशी कोशिकाओं में क्रैम्प का मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप थे या कुछ पथ थे इसके, जिसमें ग्लूकोज का अलग अलग जीवों में किस प्रकार विखंडन होता है और किस प्रकार ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें सबसे कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, लगभग 2 ATP। ठीक है, इसमें 38 ATP सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है, और इसमें भी इससे ज़्यादा और इससे कम तो 3 ATP अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने श्वसन के बारे में, श्वसन के प्रकार और विभिन्न प्रकार के पथों में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है ये पढ़ा। आज की आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे की क्लास में अपन मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहिए साइफाई ऑर्बिट के साथ। धन्यवाद।